अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं तो इंडस्ट्री के जो दो दिग्गज फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों का नाम आप जरूर सुने हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फंड्स को इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएशन का पर्पस हमारा ये नहीं है कि इन दोनों फंड्स में से विनर कौन है और लूजर कौन है, बल्कि हम आज का इवेल्युएशन इस बेसिस पर करेंगे कि इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, इसमें मार्केट कैप का एलोकेशन किस तरह का है, रिस्क परफॉर्मेंस बिहेवियर क्या है और फाइनली कि हमारे पोर्टफोलियो में इन फ्लेक्सी कैप का रोल क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। मेरी कंपनी मिंटिंग माइंडसेट एलएलपी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है और हमारा ARN 272183 है। आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी स्कीम को प्रमोट करना या उसमें इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस देना नहीं है, बल्कि इन दोनों स्कीम्स को कंपेयर करके यह बताना है कि आपके लिए कौन सा आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन फंड्स को हम 5 पैरामीटर पे एनालाइज करेंगे और कंपेयर करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इनकी सुटेबिलिटी कैसे है। नंबर 1 कि इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी क्या है। अगर हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो इसके पोर्टफोलियो के हिसाब से इसका एम्फेसिस है कि हमारा इन्वेस्टिंग जो है वो डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए हमारा वैल्यूएशन के ऊपर। और स्कीम का मैंडेट है कि ये इंडियन इक्विटीज के साथ साथ में ऑफशोर इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो साफ लैंग्वेज में अगर कहें तो अच्छी कंपनी को खरीदना, लेकिन उसको राइट वैल्यूएशन पर, जो एप्रोप्रिएट उसका फेयर वैल्यूएशन है उस पर खरीदना इनका चॉइस रहता है, वैल्यूएशन एट राइट प्राइस। अब अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यह भी एक एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी है जो कि सिर्फ इंडियन मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आपको फ्लेक्सी कैप के विषय में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ्लेक्सी कैप में तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होता है और फंड मैनेजर के हाथ में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वो जिसे समझे उसमें एलोकेशन को अपने हिसाब से अलाइन कर सकता है, उसको सफल कर सकता है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें एचडीएफसी का और पराग पारिक का, तो फ्लेक्सी कैप से इनका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन का जो अप्रोच है वो डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए दोनों का एक ही कैटेगरी होने के बावजूद भी इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 2 है पोर्टफोलियो कंसेंट्रेशन। पोर्टफोलियो कंसेंट्रेशन क्या होता है कि अगर आप इनके फैक्ट शीट को देखेंगे तो उसमें आप देखें टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, वहां से आपको समझ में आता है कि इनका कंसेंट्रेशन क्या है। अब पोर्टफोलियो में कंसेंट्रेशन होने से एडवांटेज भी है कि अगर फंड मैनेजर किसी स्टॉक के प्रति हाईली कन्विंस्ड है और उसमें एलोकेशन ज्यादा है और वो स्टॉक चलता है तो वो फंड बहुत ही बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर डाइवर्सिफाइड कर दिया गया और कंसेंट्रेशन नहीं रहा तो उस परफॉर्मेंस का कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट उस पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पे नहीं दिखेगा। तो इसलिए कंसेंट्रेशन को भी देखना जरूरी है। और टॉप 10 होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो पराग पारिक का टॉप 10 होल्डिंग और एचडीएफसी का टॉप 10 होल्डिंग हमेशा ही अलग देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ स्टॉक से ज्यादा टॉप 10 कंसेंट्रेशन को ध्यान देने की जरूरत है और ये नंबर हर महीने की फैक्ट शीट में अलग अलग हो सकता है। तो यह कहना कि हाईली कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इसका मतलब कि बेटर पोर्टफोलियो है, यह जरूरी नहीं है। कई बार ज्यादा स्टॉक बेटर डाइवर्सिफिकेशन के साथ में बेटर परफॉर्मेंस भी दे सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर हमको यह समझने की जरूरत है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो रिस्क को कैसे कंस्ट्रक्ट करके रखता है। अब तीसरा जो डिफरेंस है वह है मार्केट कैप और पोर्टफोलियो एलोकेशन का। जैसा कि मैं बता रहा था कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक ही साथ में इन्वेस्टमेंट करता है।
तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अब देखने की बात यह है कि इन दोनों फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कितना रखा गया है, डेट कितना रखा गया है और ओवरसीज इक्विटी का एलोकेशन किस तरह से किया गया है। फ्लेक्सी कैप का रियल एडवांटेज यही है कि फंड मैनेजर के हाथ में यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी रखती है। अब पराग पारिक जो है, चूंकि इसमें 15% तक का ओवरसीज एलोकेशन हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी में सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटीज में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही एलोकेशन होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही फ्लेक्सी कैप में। तो स्कीम के नाम से हम सिर्फ फ्लेक्सी कैप का मतलब ये ना समझें कि दोनों सेम तरह का पोर्टफोलियो है। चौथा नंबर डिफरेंस है रिस्क और परफॉर्मेंस का। अगर हम यूजुअली इन्वेस्टर्स को हमने सुना है कि 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न या 3 साल का रिटर्न देखते हैं और उसके बेसिस पर ये कहते हैं कि सर ये वाला फंड बेटर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना सिंपल भी नहीं है। परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के वक्त सिर्फ रिटर्न को देख लेना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी देखना होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी का रेशियो क्या है, वोलेटिलिटी कितनी है, रिस्क कितना लिया है, डिफरेंट मार्केट साइकिल में इसका बिहेवियर कैसा रहा है और रिटर्न किस लेवल के लिए रिस्क के साथ में जनरेट हुआ है। तो आप देखेंगे कि चाहे वो पराग पारिक का फैक्ट शीट हो या फिर एचडीएफसी का फैक्ट शीट हो, दोनों के फैक्ट शीट में आपको एक चीज कॉमन दिखेगा कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रिस्कोमीटर भी दिया है और उसके साथ साथ ये फंड को कंपैरिजन करने के लिए जो अलग अलग रेशियोज होते हैं, बीटा क्या है, हाई बीटा है या क्या है, स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, इन सारी चीजों को देखने से पता चलता है कि रिस्क कितना लिया गया है और रिटर्न कितना बना है। तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में सस्टेन नहीं हो सकता है, इसीलिए हाई रिटर्न का मतलब ये नहीं होता है कि ऑटोमेटिकली यह बेस्ट फंड है। रिटर्न के साथ में रिस्क को भी कॉन्टेक्स्ट में देख करके समझने की जरूरत है। पांचवा नंबर जो डिफरेंस है वो है कि हमारे पोर्टफोलियो में इस फ्लेक्सी कैप का या इस फंड का क्या रोल है। अगर हमारे पास अलग अलग मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर है, तो हमको ये जानने की जरूरत है कि अगर हम एक और फ्लेक्सी कैप लेते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मल्टी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के थ्रू हमने जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करके रखा है उसमें जो भी स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स जो है वो फ्लेक्सी कैप में ओवरलैप हो रहे हैं। तो यह भी जानने की जरूरत है कि जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें ये पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि पूरे कंपैरिजन से हम 5 लाइन में समराइज कर सकते हैं कि नंबर 1 इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझना होगा, नंबर 2 कि पोर्टफोलियो का कंसेंट्रेशन का कंपैरिजन करना होगा, तीसरा है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कैश और डेट में रेलिवेंट ओवरसीज एलोकेशन कितना है ये भी देखना होगा, और चौथा है कि रिटर्न के साथ में रिस्क की कंसिस्टेंसी कितनी है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि स्कीम हमारे पोर्टफोलियो के लिए कितना सुटेबल है। और इसी वजह से मैं वीडियो में यह बात कहूंगा कि पराग पारिक विनर है या एचडीएफसी विनर है, ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन क्रिकेट मैच नहीं है कि यहां पर कोई विनर होता है कोई लूजर होता है, बल्कि यह एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज है। तो इसलिए यहां पर हमको देखने की जरूरत है हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है और हमारा गोल क्या है, वहां पर ये चीज हमारा सूटेबल बैठता है कि नहीं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहे कि ये फंड लास्ट ईयर का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, तो सिर्फ एक सवाल पूछना है कि मेरे पोर्टफोलियो में इसका रोल क्या है, और इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में 8, 10, 15 या उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और आपको ये पता करना है कि ओवरलैप कहां है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट कराने के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। हम लोग इवेल्युएट करके आपको ये बता सकते हैं। तो गोल, रिस्क और एलोकेशन ओवरलैप के पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है हम अगर किसी भी फंड को इवेल्युएट करते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें। धन्यवाद।